Hello students, welcome back to chemistry classes. क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जे के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो, आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर नंबर 3 है उसका लेक्चर नंबर 30 है। और ये लेक्चर मैं थोड़ा सा दूसरे मेथड से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो पोर्शन आपके इस पर स्क्रीन पर जो चल रहा है, जो बचा हुआ पोर्शन है, इस टॉपिक का नाम है कमर्शियल सेल एंड बैटरीज। कमर्शियल सेल और बैटरीज वाला टॉपिक थोड़ा थ्योरेटिकल सा पार्ट है ये। और इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, या तो वहाँ से समझा सकता हूँ या फिर NCERT इसका सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो आप लोग इस वाले पार्ट को NCERT से भी पढ़ सकते हैं, और जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, जो PDF फॉर्म मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, वहाँ से भी आप लोग इसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं लेक्चर की शुरुआत। बस आपको क्योंकि याद करना है और याद करने वाला पोर्शन है, और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि एवरी ईयर बोर्ड में भी, नीट में भी, और मतलब कहीं भी इसका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि फ्यूल सेल इसके अंदर एक टॉपिक है और उसमें क्वेश्चन आया हुआ है एक दो बार। जैसे मैं सबसे पहले, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपकी स्क्रीन पर सामने ही लिखा हुआ है कि ये कमर्शियल सेल हम लोग किसे बोलते हैं। हेडिंग यहाँ पर डली हुई है, अगर आप इस हेडिंग को देखें ध्यान से, ये जो ये वाली हेडिंग है, ये वाली हेडिंग, ये लिखा हुआ है सम कमर्शियल सेल। ओके, कमर्शियल सेल का मतलब होता है जो कमर्शियल लेवल पर यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते होंगे कि हमारे घरों में इन्वर्टर लगा रहता है, तो इन्वर्टर की जो बैटरी होती है वो भी एक कमर्शियल सेल है, कमर्शियल बैटरी है। जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, जैसे बाइक हो गया, कोई कार वगैरह, या फिर ट्रक, बसेस, इनके अंदर जो बैटरीज होती है उन सबको हम लोग कमर्शियल कैटेगरी में रखते हैं। मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी होती है, जो आपकी टॉर्च की बैटरी होती है, या फिर जो रिस्ट वॉच होती है, उनके अंदर लगने वाली जो बैटरी होती है, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज कमर्शियल सेल, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखें, पढ़ें, और इस जो नोट्स हैं इन्हें अच्छे से पढ़ें, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट, अगर इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ें, लिखा हुआ है कि दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, मतलब सेल मेनली दो टाइप के होते हैं, जिनमें से एक का नाम जो यहाँ पर दिया गया है नंबर 1, उसका नाम यहाँ पर दिया गया है ये वाला। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं हम लोग प्राइमरी बैटरीज और प्राइमरी सेल। देखो, प्राइमरी बैटरीज और प्राइमरी सेल हम लोग किन्हें बोलते हैं? प्राइमरी बैटरीज लिखा हुआ है जैसे यहाँ पर, प्राइमरी सेल आर दोज इन विच रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन एक बार होती है, एंड द सेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन, जिसे हम लोग बार बार या फिर कई बार यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आपने इसके साथ साथ ये भी देखा होगा कि कुछ सेल बच्चों ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग एक से ज़्यादा बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी सेल है, मैं सबसे पहले उसकी बात करता हूँ। प्राइमरी सेल में सबसे पहला जो नाम यहाँ पर आता है, जो एग्जाम्पल सबसे पहले, जो NCERT में भी है और यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला नाम यहाँ पर क्या आता है जो आपकी स्क्रीन पर रन कर रहा है, और वो है आपका ड्राई सेल। ड्राई सेल तो इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है वो कोई लिक्विड नहीं है। जैसे इन्वर्टर की बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस भरे होते हैं, वहाँ पर एक लिक्विड भरा होता है, आपको उसमें बार बार पानी भी डालना पड़ता है आपको, ठीक है। तो ये ड्राई सेल है। ड्राई सेल को एक और नाम से जानते हैं, लेक्लेंचे सेल। ओके, लेक्लेंचे सेल, फिजिक्स में 12th में प्रैक्टिकल्स होते हैं, वहाँ पर भी एक सेल रखा होता है, तो उस सेल को हम लोग बोलते हैं लेक्लेंचे सेल। अब इसके अंदर मेन पॉइंट जो लिखे हुए, क्या क्या लिखे हुए हैं, पर्टिकुलरली आर, कौन कौन से होते हैं? जैसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है एनोड जिंक कंटेनर होता है इसके अंदर, मतलब एक जो एनोड की तरह काम करने वाला होता है वो है एक जिंक कंटेनर। जो बाहर की कवरिंग होती है वो क्या है? जिंक कंटेनर। उसके बाद लिखा हुआ है कैथोड ग्रेफाइट, मतलब जो कैथोड वाला पार्ट है वो ग्रेफाइट का बना होता है, और वो सराउंडेड होता है, सराउंडेड बाई MnO2 पाउडर, मतलब जो बीच में रोड सी आपको दिखाई देती है ना। आपने जो टॉर्च के सेल देखे होंगे, कभी आप लोगों से ओपन करके अगर देखा हो, जो बीच में ब्लैक सी रोड होती है,
वो रोड सराउंडेड होती है किससे, MnO2 पाउडर से, ठीक है। और वो बनी कहाँ की होती है, ग्रेफाइट की, मतलब कार्बन की बनी होती है मेनली, ठीक है। अच्छा, आगे तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है एक पेस्ट, एक मिक्सचर होता है किसका, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये जो यहाँ पर ये वाला पार्ट है, ये अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का यहाँ पर पेस्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आपको उसमें याद रखना वो है इसकी रिएक्शंस। तो एनोड कैथोड पर चलने वाली जो रिएक्शंस, अगर मैं कहूँ कैथोड पर चलने वाली रिएक्शन कौन सी है, MnO2 प्लस NH4 प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है कैथोड पर, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है MnO2 का, क्योंकि MnO2 में Mn के ऊपर चार्ज प्लस के 2 है, सॉरी प्लस के 4 है, और इधर इस साइड प्रोडक्ट वाली साइड Mn के ऊपर चार्ज प्लस के 2 है। आप चेक करेंगे पता लग जाएगा आपको, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, उसके बाद में अगर आप बात करते हैं एनोड वाली रिएक्शन की, तो एनोड वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, Zn जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन लॉस करके मतलब माइनस, इलेक्ट्रॉन माइनस हुए, इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, और ये बना रहा है Zn प्लस के 2, ठीक है। और कंप्लीट रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है इसकी थी नेक्स्ट पॉइंट में, Zn प्लस के 2 प्लस 2NH3 इज गिव Zn। और ये तो एक इस बात का ये ध्यान रखना है, सेल पोटेंशियल, इसका सेल पोटेंशियल जो रेंज होती है 1.25 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट तक की होती है। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको हर एक सेल के अंदर क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। आपको बच्चों हर एक सेल के अंदर बस आपको मेनली 3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो उसका एनोड कैथोड काहे से मिलकर बना हुआ है, ओके, एक उसके अंदर यूज होने वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और एक उसकी एनोड कैथोड पर होने वाली रिएक्शंस। बस ये बात अगर ध्यान रख लिया आपने तो सेल का पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेल यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर जो रन कर रहा है, ठीक है, उस सेल का नाम है, ये आपका नंबर 2 पर आने वाला सेल है, और इस सेल को हम लोग बोलते हैं, कौन सा सेल है ये, इस सेल को हम लोग बोलते हैं, अगर एक बार देखें ध्यान से, दिस वन इज मरकरी सेल, ठीक है। मरकरी सेल हम लोग इसे बोलते हैं, इसे कभी कभी हम लोग बटन सेल भी बोल देते हैं, ठीक है। आप NCERT में पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। मरकरी सेल को अगर ध्यान से पढ़े आप लोग, इसका जो एनोड है वो Zn और Hg अमलगम का बना होता है, मिक्सचर का बना होता है। एनोड कैथोड बना होता है, एक पेस्ट होता है HgO और प्लस कार्बन का, मतलब ग्रेफाइट का, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर कौन सा यूज होता है, इसके अंदर एक मॉइस्ट पेस्ट यूज होता है KOH प्लस ZnO का, ठीक है। कैथोड पर होने वाली रिएक्शन आपके सामने लिख रखी है, एनोड पर होने वाली रिएक्शन आपके सामने है, और नेट रिएक्शन भी आपके सामने यहाँ पर है, ठीक है। सेल पोटेंशियल इसका 1.3 है, और ये आपका जो मरकरी सेल है इसे हम लोग बटन सेल भी बोलते हैं। और अगर आप ध्यान से पढ़ें NCERT की बुक, तो NCERT की बुक में अगर आप इस बात को ध्यान से पढ़ें तो आप लोग वहाँ पर देखेंगे कि जो ये मरकरी सेल होते हैं ये लो पोटेंशियल डिवाइस में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपका हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स का मतलब होता है बच्चों जो आप लोग आपका यूज़ करते हो, ईयरफोन वगैरह जो हो, आपके ब्लूटूथ डिवाइस ये वाले, ओके। तो ये जो आपके लो पोटेंशियल डिवाइस होते हैं जैसे हियरिंग एड्स हो गए, जैसे आपका रिस्ट वॉच हो गई, जहाँ पर पोटेंशियल बहुत कम चाहिए होता है वहाँ पर यूज़ किया जाता है मरकरी सेल, बटन सेल हम लोग इसे बोलते हैं, ओके। तो ये 2 सेल तो हैं प्राइमरी सेल। अब नंबर आता है सेकेंडरी बैटरीज और सेकेंडरी सेल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर कि सेकेंडरी सेल और सेकेंडरी बैटरीज, ये हेडिंग यहाँ पर डली हुई है, ठीक है, ये वाली हेडिंग आपके सामने डली हुई है, और इसके अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि दीज कैन बी रिचार्ज्ड बाय पासिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। इन्हें हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, मतलब इन्हें हम लोग चार्ज भी कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। इनके अंदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब इन तरह के जो सेल है, मतलब ये जो सेल है इनके 2 एग्जांपल है, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी, मतलब जो इन्वर्टर में यूज़ होने वाली बैटरी है, या फिर जो आपका जो ये व्हीकल्स होते हैं इनमें यूज़ होने वाली बैटरी है, ठीक है। इनमें सब में लेड स्टोरेज बैटरी यूज होती है। निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल भी इसका एग्जाम्पल है। 2 सेल हैं हमारे सिलेबस में जो
सेकेंडरी सेल कैटेगरी में आते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है लेड स्टोरेज बैटरी। एनोड काहे का बना होता है? स्पॉन्जी लेड का बना होता है, लिखा हुआ है सामने। कैथोड काहे का बना होता है? ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2 इसका बना होता है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है वो 30% बाई मास H2SO4 का सॉल्यूशन होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद एनोड पर होने वाली रिएक्शन Pb प्लस SO4 माइनस माइनस इज गिव PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया इसने, मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। कैथोड पर होने वाली रिएक्शन क्या है? PbO2 प्लस SO4 माइनस माइनस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रिडक्शन, ठीक है। अगर आप यहाँ पर इसकी नेट रिएक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो वो क्या है? Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस 2SO4 माइनस माइनस इस गिव PbSO4 प्लस वाटर, मतलब ये इसकी नेट रिएक्शन है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। इसमें यहाँ पर नेट रिएक्शन के नीचे एक यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों, ये वाला पॉइंट। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से पढ़े तो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट में ये लिखा हुआ है व्हेन रिचार्ज्ड द सेल रिएक्शन आर रिवर्स्ड। मतलब ये जो रिएक्शन आपके सामने जो दिखाई दे रही है, ये रिएक्शन किसकी है? ये डिस्चार्जिंग की है। जब हमें सेल कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग, जब हमें सेल पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, जब हमें सेल करंट प्रोवाइड कर रहा है, तब अगर हमें सेल को रिचार्ज करना है तो सेल को हमें क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आता है आपका जो नेक्स्ट सेल है, उसका नाम है, सामने लिखा हुआ है, क्या नाम है? निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल। निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल एनोड कैडमियम का बना होता है, कैथोड मेटल ग्रिड कंटेनिंग NiO2 का बना होता है, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर KOH सॉल्यूशन है। यहाँ भी दे रखा है एनोड पर होने वाली रिएक्शन, कैथोड पर होने वाली रिएक्शन, उसके बाद में नेट रिएक्शन, और दे रखा है इसका सेल पोटेंशियल कितना होता है? 1.4 वोल्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद है आप लोग ये पॉइंट यहाँ से जो सेल का पार्ट मैंने आपको समझाया समझ गए होंगे। रही बात ये जो सेल है डिफरेंट टाइप के, इनके डायग्राम्स की, देखिए इनके जो डायग्राम हैं, इनके डायग्राम आप लोग बनाएंगे, सीखेंगे कहाँ से? इनके डायग्राम आप लोग सीखेंगे NCERT की बुक से। आपको वहीं से इनके डायग्राम समझने पड़ेंगे स्टूडेंट। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल का, आपको थोड़ा सा NCERT की हेल्प लेनी ही पड़ेगी इसकी, ओके। तो नेक्स्ट सेल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर नेक्स्ट सेल जो यहाँ पर आता है वो है फ्यूल सेल। और आप ये मान के चलो कि वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्यूल सेल आपके लिए, खासकर नीट के एग्ज़ाम के लिए। तो फ्यूल सेल आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फ्यूल सेल का मतलब क्या है? फ्यूल सेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर ध्यान से पढ़े आप, ये फ्यूल सेल हेडिंग डली हुई है, तो अगर आप इसे ध्यान से पढ़े तो क्या लिखा हुआ है? गैल्वेनिक सेल विच आर डिजाइन टू कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबर्शन ऑफ फ्यूल like H2, CH4, CH3OH etc. directly into electric energy are called fuel cell। ये तो है डेफिनेशन फ्यूल सेल की। आपके सिलेबस में मेनली कौन सा फ्यूल सेल है जिसमें हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं? एक बार नीट में क्वेश्चन आ रखा है कि बताइए इनमें से कौन सा फ्यूल सेल के अंदर यूज़ किया जाता है। ऑप्शन वहाँ पर थे, ऑप्शन थे जैसे कि आपका मीथेन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे आपका CO, जैसे बेंजीन। तो इस तरह के ऑप्शन वहाँ पर दे रखे थे। तो ऑप्शन, ये जो नोट्स बने हुए हैं ये बिल्कुल NCERT के बेस पर ही बने हुए हैं, इसलिए आपको इन नोट्स के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि आप लोग इन नोट्स के अकॉर्डिंग ही तैयारी अपनी करें, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं फ्यूल सेल के बारे में बात कर रहा था यहाँ पर। तो वहाँ पर ऑप्शन क्या था? CH4। मीथेन भी फ्यूल सेल में एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन भी यूज़ कर सकते हैं, मीथेन भी यूज़ कर सकते हैं, मीथेनॉल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्यूल सेल का एक छोटा सा डायग्राम है। ये डायग्राम आपको अगर आप NCERT की बुक चेक करें तो वहाँ भी मिल जाएगा, और अगर यहाँ नोट्स में आप देखना चाहते हो यहाँ मिल जाएगा। इस फ्यूल सेल में एक साइड से हाइड्रोजन गैस एंटर कर रही है, अपोजिट साइड से ऑक्सीजन गैस एंटर कर रही है। KOH का सॉल्यूशन NaOH के साथ मिक्स करके यहाँ पर फिल किया गया है। यहाँ पर
इस साइड लिखा हुआ है, जिस साइड हाइड्रोजन लिखा हुआ है इस साइड लिखा हुआ है कि पोरस कार्बन एनोड कंटेनिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट सॉरी कैटलिस्ट, और उधर पोरस कैथोड भी होता है। तो एनोड कैथोड, और जब H2 और O2 आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर वेस्ट की फॉर्म में H2O बाहर निकलता है। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर एनोड कैथोड पर होने वाली रिएक्शंस भी आपके सामने हैं। द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर, जैसे कैथोड पर क्या हो रहा है, O2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन, तो यहाँ बनेंगे 4OH। एनोड पर 2H2 प्लस 4OH इज गिव 4H2O प्लस इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया इसने। नेट रिएक्शन तो उसकी वही है जो वाटर सिंथेसिस की रिएक्शंस होती है। 2H2 प्लस O2 इज गिव 2H2O। ओके, आगे यहाँ पर एक हेडिंग डली है, अगर आप उसे ध्यान से पढ़े तो 2018 में बोर्ड में क्वेश्चन आया था, एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के एडवांटेज बताइए क्या होते हैं। तो फ्यूल सेल के एडवांटेज आपके सामने हैं। जैसे पहला एडवांटेज अगर आप लोग पढ़े यहाँ पर ध्यान से, पहला एडवांटेज है यहाँ पर ये वाला, क्या लिखा है, द सेल रन्स कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट्स आर सप्लाइड। लगातार अगर आप रिएक्टेंट सप्लाई करते रहोगे, जैसे H2 की सप्लाई करते रहोगे, O2 की सप्लाई करते रहेंगे, तो ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है। सेकंड है, देयर एफिशिएंसी इज अबाउट 70% कंपेयर टू द थर्मल प्लांट्स हुज एफिशिएंसी इज 40%। इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, हाईएस्ट एफिशिएंट होता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है इस सेल के अंदर, वो क्या है, दे आर पोल्यूशन फ्री। ये पोल्यूशन फ्री है। यही तीनों के तीनों पॉइंट आपको NCERT के अंदर भी मिलेंगे स्टूडेंट। ओके, तो ये हुआ कंप्लीट फ्यूल सेल। ओके, मतलब हर सेल को यहाँ पर बिल्कुल समराइज करके, बिल्कुल कंसाइज करके आपको समझाया गया है। तो अगर आप ये चारों के चारों सेल्स अगर ध्यान से पढ़ लें तो सेल का एक भी क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है आप लोग ये बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, जिसका नाम है कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है बच्चों, आपने सुना होगा नाम कि मेटल के ऊपर रस्टिंग हो रही है या मेटल डिकम्पोज हो रहा है, डेस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसे कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे कि कोरोजन होता क्या एक्चुअली, कोरोजन एक्चुअली क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है। ये हेडिंग है, तो इसके अंदर लिखा है कोरोजन के अंदर, इट इज़ द स्लो ईटिंग away of the metal due to attack of atmospheric gases on the surface of metal, resulting into the formation of compounds such as oxide, sulfide, carbonate, sulfate, etc. मेटल के सरफेस पर ये कुछ केमिकल बन जाते हैं ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट केमिकल, जैसे कि एसिड, बेस, मॉइस्चर, इनकी वजह से। एग्जाम्पल कोरोजन के दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर के ऊपर काली काली सी ब्लैक ब्लैक सी लेयर बन जाती है, ग्रीनिश कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। ठीक है, जो पीतल होता है, सिल्वर होती है, उसके ऊपर ग्रीनिश हरी हरी सी लेयर बन जाती है, एक पैचेस बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब रही बात कि केमिकली कोरोजन क्या होता है। अगर मैं केमिकल की बात करूं कि अंदर जो रिएक्शन चल रही है उसके अंदर कैसा होता है, तो यहाँ पर एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन है। ये यहाँ पर आपके सामने जो दे रखा है एक छोटा सा डायग्राम, इसमें ये आयरन का डायग्राम दे रखा है, ये आयरन की रस्टिंग का फॉर्मूला है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये पानी की जो ड्रॉपलेट्स है कैसे ऑक्सीजन के साथ करके रिएक्ट आयरन को ऑक्सीडाइज कर रही है और इसे डिकम्पोज कर रही है बच्चों। ठीक है, तो ये हुआ कोरोजन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अब इसके अंदर कोरोजन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखे हुए हैं, जैसे अगर आप लोग यहाँ पर पढ़े ध्यान से इस चीज़ को, तो कोरोजन के अंदर होने वाली जो रिएक्शंस है वो भी दे रखी है। जैसे लिख रखा है, द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द रस्टिंग ऑफ आयरन आर, कैथोड पर सामने रिएक्शन हो रही है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ओवरऑल रिएक्शन भी आपके सामने है। ठीक है, ये सब कुछ आपके सामने दे रखा है। तो यहाँ लिखा हुआ है, द फेरस आयन आर फर्दर ऑक्सीडाइज बाई एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू द फेरिक आयन विच कम आउट एज रस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। एक्चुअली कभी कभी आपने 10th में ये पढ़ा होगा कि रस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो रस्ट का ये फॉर्मूला होता है सामने, रस्टिंग जब होती है तो ये रस्ट का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, सामने रिएक्शन दे रखी है। अब फैक्टर वो कौन कौन से हैं जो कोरोजन को प्रोमोट करते हैं, मतलब जिनकी वजह से कोरोजन होता है। जैसे
यहाँ पर अगर आप हेडिंग देखें, लिखा है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रोमोट द कोरोजन। अगर पहला पॉइंट पढ़े, हमने लिखा है कि मोर एक्टिव मेटल आर रेडिली कोरोड, जो ज़्यादा एक्टिव है जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, या फिर कोई और मेटल जो ज़्यादा रिएक्टिव है उन पे कोरोजन जल्दी होगा। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज एनहांस कोरोजन, प्योर मेटल डू नॉट कोरोड, जो प्योर मेटल होते हैं उनके ऊपर कोरोजन पॉसिबल नहीं होता जनरली, लेकिन जो इम्प्योरिटी होती है वो कोरोजन करती है। थर्ड पॉइंट है एयर एंड मॉइस्चर एक्सेलरेट कोरोजन, इन वैक्यूम देयर इज नो कोरोजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है, कहाँ पर हो सकता है कहाँ पर नहीं हो सकता। उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से पढ़ें, कोरोजन अकर्स रैपिडली एट बैंड्स, स्क्रैचेस, निक्स एंड कट्स इन द मेटल, ठीक है, ये सारी चीज़ें कोरोजन कोज करता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ कोरोजन। अगर किसी मेटल के ऊपर लगातार एसिड या बेस का एक्सपोजर अगर डलता रहे तो वहाँ पर कोरोजन लगातार होगा। ठीक है स्टूडेंट, ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे कि फैक्टर्स विच प्रोमोट द कोरोजन, जो कोरोजन को प्रोमोट करते हैं वो आपके सामने है। उसके बाद में प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। कोरोजन से हम लोग कैसे बच सकते हैं? सबसे पहला प्रिवेंशन है कोरोजन का, जो जिसकी वजह से हम लोग बच सकते हैं, वो है पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, मतलब एक तरह से बैरियर प्रोटेक्शन होता है, ये प्रिवेंट करता है कोरोजन से। दूसरा है कवरिंग विद ए लेयर ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल कॉल्ड sacrificial protection. For example, iron is coated with more active zinc, ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, आपको बताया होगा हमने आपको, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर लिख रखा है एक तीसरा पॉइंट, अगर आप ध्यान से इस पॉइंट को पढ़े तो क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि कोटिंग ऑफ आयरन सरफेस विद फॉस्फेट और अदर केमिकल्स विच फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव लेयर, या फिर टफ लेयर जो होती है, एडेसिव लेयर, वो बन जाती है जिससे कि कोरोजन नहीं हो पाता। फिर कुछ यहाँ पर नोट पॉइंट है और ये आपका लास्ट पोर्शन है, ये खत्म हो जाता है। फिर नोट पॉइंट अगर ध्यान से पढ़े तो क्या लिखा हुआ है? नोट पॉइंट में जो पहला आपका पॉइंट है उसके अंदर अगर ध्यान से पढ़े क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा है आयरन इन कॉन्टैक्ट विद सॉल्यूशन हुज पीएच इज अबाउट 9 to 10 डज नॉट कोरोड because H plus ion are involved in the reduction of O2 as concentration of H plus decrease, that is pH is increase। ये तो आपने पढ़ ही रखा है कि अगर H plus की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो pH इंक्रीज होगी, तो उस वजह से ये यहाँ पर आयरन का कोरोजन नहीं होता। सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ वाटर इज सलाइन इट हेल्प इन द फ्लो ऑफ करंट इन द मेंटेन सेल एंड हैंस एनहांस द प्रोसेस ऑफ कोरोजन, ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रस्ट इज formed at the site other than the site where the pitting has occurred, ठीक है, तो वहाँ पर रस्टिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और लास्ट पॉइंट है आयरन कोरोड मोर रैपिडली देन इट डज in the absence of copper and tin. This is because when iron coated with the copper or tin, if the coating is broken, iron is exposed and it being more reactive than both copper and tin and get corrode। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आई थिंक आप लोग पूरा का पूरा पोर्शन चैप्टर समझ गए होंगे। तो अब आपका ये चैप्टर है ये लगभग पूरा हो चुका है। तो आप सभी स्टूडेंट ये जो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने आपके सामने समझाया है, अपने जो नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं, जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की हुई है, उस पीडीएफ से आप लोग इसे क्या कर लेंगे, इसे कॉपी कर लेंगे, नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। रही बात डायग्राम की, मैं एक लेक्चर आपको एनसीईआरटी का भी प्रोवाइड करूँगा जिसमें डायग्राम दे रखे हैं, वहाँ से भी अपनी बात को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। यही जो बैटरी और सेल वाला पोर्शन है, नोट्स से मैंने इसलिए समझाया जिससे कि आपको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने के लिए आपको समझ में आ जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में समझा रखा है डिटेल में, जितनी थ्योरी की नीड हमें नहीं होती, ठीक है। फिर भी अगर आपको थ्योरी पढ़ने के लिए चाहिए तो थ्योरी पढ़ने के लिए वहाँ से पढ़ें आप लोग, लेकिन नोट्स आप लोग बनाएं केवल और केवल इन नोट्स से, जो मैंने आपको नोट्स दिए हुए, इस पीडीएफ से आप लोग अपने नोट्स कंप्लीट करें, ठीक है। और अपने नोट्स कंप्लीट करने के बाद में चैप्टर पूरा हो जाएगा और फिर बच्चों हम लोग अपना कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। और अगर इन नोट्स को कंप्लीट करने के बाद आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है
किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग अपने नोट्स कंप्लीट करने के बाद ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, फिर हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमारा ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमने आपके सामने ये जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है इस चैप्टर का, ये लगभग कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर सारा का सारा पार्ट, क्योंकि नोट्स आप ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं, तो यहाँ से कमर्शियल सेलुलर बैटरी स्टार्ट हो रही है। देखो ये सामने आपके पूरा पोर्शन है, ठीक है। इसके अंदर जितना भी पोर्शन सेल और बैटरी का अंदर आपके हमने बताया है, उसके बाद कोरोजन, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए फिर आज के लेक्चर को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मतलब एक लेक्चर आपको और प्रोवाइड करूँगा, वो भी ऐसा ही स्क्रीन रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, लेकिन वो होगा एनसीईआरटी से। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।